हेलो एवरीवन। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक के बारे में, जिसको हम लोग शॉर्ट में एग्जिम बैंक भी कहते हैं। इस बैंक को सेटअप करा गया था 1982 में, ताकि आईडीबीआई का जो फाइनेंस इंटरनेशनल फाइनेंस बैंक है ना, अब देखो एक्सपोर्ट इंपोर्ट तो इंटरनेशनल टर्म ही होती है कि नहीं होती है ना। कंट्रीज़ के बीच में गुड्स आते हैं जाते हैं, ताकि जो आईडीबीआई का जो इंटरनेशनल फाइनेंस बैंक था ना, उसके ऑपरेशंस को टेक ओवर करा जा सके एक सेपरेट एंटिटी के द्वारा, और एक्सपोर्टर्स और इंपोर्टर्स को फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करी जा सके। आईडीबीआई आपको पता होगा, अभी हमने ऊपर इसके बारे में पढ़ा था, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। जैसे सिडबी को शुरू में इसके अंतर्गत ही सेटअप करा गया था, ये इसी की सब्सिडरी थी, है ना। तो आईडीबीआई का पहले ना एक इंटरनेशनल फाइनेंस विंग होता था, जो कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट के मामले को देखता था। इसके लिए फिर बाद में सेपरेट बैंक बना दिया गया, एग्जिम बैंक, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक, ताकि एक्सपोर्टर्स और इंपोर्टर्स को फाइनेंशियल असिस्टेंस जो है वो प्रोवाइड करी जा सके। एग्जिम बैंक जो है इट इज़ कम्प्लीटली ओन्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा ओन करा जाता है। फंक्शंस के हैं एग्जिम बैंक के, कोई भी जो एक्सपोर्टर है हु आर इन्वॉल्व इन वेरियस सर्विसेज लाइक प्लांट मशीनरी, प्लांट मतलब पावर प्लांट या रिलेटेड सर्विसेज, ऐसे एक्सपोर्टर्स को फाइनेंशियल असिस्टेंस देना किस फॉर्म में, इन द फॉर्म ऑफ मीडियम टर्म क्रेडिट, मीडियम टर्म में लोन प्रोवाइड करना। ये पॉइंट समझना। इट रीडिस्काउंट्स द एक्सपोर्ट बिल्स फॉर अ पीरियड नॉट एक्सीडिंग 90 डेज। एक्सपोर्ट बिल क्या होता है? हाँ, मतलब उसका चिट्ठा, मतलब पूरा का पूरा आपने जो भी सामान जो बाहर भेजा है, ठीक है। अब जब आपने गुड्स बाहर भेज दिए, नाउ यू आर बाहर भेज दिए हैं, नाउ यू आर वेटिंग फॉर पेमेंट, है कि नहीं। तो इट रीडिस्काउंट्स द एक्सपोर्ट बिल्स फॉर अ पीरियड नॉट एक्सीडिंग 90 डेज। 3 महीने से ज़्यादा, या फिर अगर आप महीने छोड़ो 90 दिन को पकड़ो, 3 महीने से ज़्यादा का पीरियड एक्सटेंड नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये उन एक्सपोर्ट बिल को रीडिस्काउंट करता है अगेन शॉर्ट टर्म एक्सपोर्ट बिल्स विच आर डिस्काउंटेड बाय द कमर्शियल बैंक्स। यानी कि अगर जो एक्सपोर्ट बिल जो है उस पर आपको पेमेंट का अभी जो इंतज़ार है कि आने वाली है पेमेंट, अब वो जो पेमेंट है ना, बेसिकली आपकी, अगर आप एक्सपोर्टर हो या इंपोर्टर हो, तो आपकी वो एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक में डिपॉजिट हो सकती है। उसके लिए ये आपको 90 डेज़ की एक विंडो दे देता है कि हाँ यार, 90 दिनों तक जो भी आपका एक्सपोर्ट इंपोर्ट जो बिल बन रहा है, आप वो हमारे पास आकर मैनेज कर सकते हो, और बैंक फिर प्रॉपर तरीके से उसको मैनेज कर लेंगे ना। अच्छा, आपके दिमाग में आया होगा इससे फ़ायदा क्या होता है? अगर हम ये सारे बिल्स जो हैं या कुछ भी चीज़ है, मतलब ये कुल मिलाकर देखो, पैसा तो इन्वॉल्व हो गई होगा इंपोर्ट एक्सपोर्ट करवाने के लिए। सामने वाली पार्टी ने भेजा, इस बैंक के अंदर जमा करा, आपने यहाँ से विड्रॉ करा, आपने यहाँ पैसा डिपॉजिट करा, उस पार्टी तक पहुँचा और वहाँ से गुड्स वगैरह जो आपने मंगवाए कुछ भी करे। इसके लिए वेरियस एक प्रकार से ये बैंक जो है वो आपकी पर्चियों को मेंटेन कर रहा है। इससे क्या होता है, कभी कभार एक्सपोर्टर्स और इंपोर्टर्स को ना श्रेया शॉर्ट टर्म का इंटरेस्ट मिल जाता है, और क्योंकि ये बैंक एक्सपोर्टर्स और इंपोर्टर्स को फाइनेंशियल असिस्टेंस देने के लिए है। रीडिस्काउंट का यहाँ पर ये भी मतलब होता है कि आपका जितना सामान लगा, मतलब जितना भी सामान आपने मंगवाया था, आपने जो भेजा, उस पर जितना खर्चा आया था, जितना भी खर्चा आया, उस पर आपको एक प्रकार का डिस्काउंट मिल जाता है। और ये जो डिस्काउंट होता है ना, यही होती है फाइनेंशियल असिस्टेंस, जो कि मैंडेट है इसका, लिखा हुआ था ना, इट प्रोवाइड्स फाइनेंशियल असिस्टेंस टू एक्सपोर्टर्स एज वेल एज इंपोर्टर्स। हमारे देश में दोनों तरह के लोग होते हैं कि नहीं होते हैं, कुछ इंपोर्टर्स भी होते हैं और कुछ एक्सपोर्टर्स भी होते हैं।
उसके बाद इट गिव्स ओवरसीज बायर्स क्रेडिट टू फॉरेन इंपोर्टर्स फॉर इंपोर्ट ऑफ इंडियन कैपिटल गुड्स एंड रिलेटेड सर्विसेज। ओवरसीज बायर्स कौन हुए? बाहर के बायर्स, है ना। यानी कि हम उनको क्या करेंगे, अपना माल बेचेंगे। लेकिन इसका फंक्शन देख रहे हो, ये वाला, इट गिव्स ओवरसीज बायर्स क्रेडिट टू फॉरेन इंपोर्टर्स, ताकि वो इंपोर्ट कर सके इंडियन कैपिटल गुड्स को और रिलेटेड सर्विसेज को। यानी कि हमारा क्या प्रमोट हो इससे, थोड़ा सा बर्डन नहीं उठा रहा है, लेकिन क्या प्रमोट करने के लिए, एक्सपोर्ट। क्योंकि हम जानते हैं कि एक्सपोर्ट फायदेमंद होता है। कैसे? सामान यहां से जाता है तो अल्टीमेटली क्या आता है, मनी। उसके बाद इट फैसिलिटेट्स इन डेवलपिंग एंड फाइनेंसिंग एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्रीज। आप कल को कोई ऐसा सेटअप खुलना चाहते हो जिसको आप इन्वॉल्व कराना चाहते हो अपनी बिजनेस को या किसी भी चीज़ के अंदर जिसके अंदर एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो रहा है, ये उस चीज़ को बढ़ावा देगा, सपोर्ट देगा। उसके बाद नेशनल हाउसिंग बैंक। नेशनल हाउसिंग बैंक को एक स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर सेटअप करा गया था 1988 में। अब स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन है तो पक्का कोई ना कोई स्टैट्यूट होगा, एक्ट होगा, अंडर नेशनल हाउसिंग बैंक एक्ट ऑफ 1987। गौरव अब समझ गए ना कि स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन जब भी वर्ड स्टैट्यूट आता है तो उसका मतलब क्या होता है, कोई एक्ट पक्का इन्वॉल्व होता है। इट वर्क्स अंडर द जुरिसडिक्शन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। नेशनल हाउसिंग बैंक एक एपेक्स फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है हाउसिंग के लिए, ठीक है। इसको स्टैब्लिश करा गया था विद एन ऑब्जेक्टिव टू ऑपरेट एज अ प्रिंसिपल एजेंसी, प्राइमरी एजेंसी, इंपॉर्टेंट एजेंसी, ताकि हाउसिंग फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस को हमारे देश में प्रमोट करा जा सके, लोकल लेवल पर भी, रीजनल लेवल पर भी, और फाइनेंशियल और दूसरे सपोर्ट जो हैं ऐसे इंस्टीट्यूशंस को मिले, या कोई भी ऐसे मैटर्स में अगर वो कनेक्टेड है। नेशनल हाउसिंग बैंक करता क्या है, जो हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज होती हैं उनको रजिस्टर करता है, उनको रेगुलेट करता है और उनके फंक्शन को सुपरवाइज करता है। सर्विलियंस भी रखता है कि जो भी इस सेक्टर से जुड़े, हाउसिंग सेक्टर से जुड़े जो रेगुलेटर्स हैं वो क्या कर रहे हैं, उनके काम करने का तौर तरीका क्या है, बोथ ऑन साइट एंड ऑफ साइट मैकेनिज्म। मतलब जो भी उनका वर्क विजिबल है वो भी, और जो वो कागज़ों में जैसे जो चीज़ें लिख देते हैं, या एक्चुअल उनकी ग्रोथ कितनी हो रही है, क्या ऐसे सेक्टर जो हैं या इंस्टीट्यूशंस जो हैं सच में टिके रहने के काबिल हैं कि नहीं है। हेडक्वार्टर जो है नेशनल हाउसिंग बैंक का, इट इज़ लोकेटेड इन दिल्ली एंड इट इज़ रेगुलेटेड बाय आरबीआई। आरबीआई ने, याद है जैसे नाबार्ड में अपने स्टेक्स बेच दिए थे पूरे के पूरे, ऐसे ही नेशनल हाउसिंग बैंक में भी अपने स्टेक्स बेच दिए थे 2019 में। नाबार्ड के साथ भी इसने 2019 में ही ऐसा करा था। ये रहा, याद है 2019 में आरबीआई सोल्ड इट्स स्टेक इन नाबार्ड, और नाबार्ड उसके बाद फुली गवर्नमेंट एंटिटी बन गया था। सिमिलरली ये भी आरबीआई ने जब अपनी स्टेकिंग्स बेच दी नेशनल हाउसिंग बैंक में 2019 में सरकार को, उसके बाद नेशनल हाउसिंग बैंक जो है इट इज़ नाउ 100% ओन्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और ऐसा क्यों करा था आरबीआई ने? इट वॉज डन बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ नरसिम्हन पैनल, जिसने बोला था आरबीआई शुड नॉट ओन एंटिटीज दैट आर रेगुलेटेड बाय इट। आरबीआई रेगुलेशन करे इसकी, उसके अंदर अपनी शेयर होल्डिंग ना रखे। ऊपर वाले पॉइंट पे आओ, रेगुलेशन आरबीआई के द्वारा है, शेयर होल्डिंग को निकाल दिया गया, ठीक है यार। ये जैसे जो अलग अलग कंपनीज नहीं होती हैं जो कि घर वगैरह के लिए लोन देती हैं, जो भी देती हैं, जो ऐसे इंस्टीट्यूशंस होते हैं, मतलब बेसिकली रेगुलेटर्स होते हैं, उनको उनके ऊपर निगरानी रखता है ये
अब आपका हाउसिंग लोन है, क्या छोटा मोटा चलता है क्या? बताओ, किसी का भी लंबे समय के लिए चलता है। वहीं पर अगर फ्रॉडबाजी या धांधलेबाजी होने लग गई, अल्टीमेटली सफ़र कौन करेगा? कस्टमर्स ना। तो कोई भी जो हाउसिंग लोन जैसे होता है वो लंबे समय का लोन होता है। एक बैंकों को दिलासा ये मिल जाती है श्रेया उससे कि यार पैसा इतने लंबे समय के लिए आता रहेगा, क्योंकि कोई घर थोड़ी ना जाने देगा अपनी किस्तें डिफॉल्ट कर कर, तो हमारे फिक्स पैसा बन गया। अब इसमें किसी प्रकार की धांधलेबाजी, किसी के चीटिंग ना हो, तो ये रेगुलेट करने का काम ही करता है। हाँ, मतलब हाउसिंग फाइनेंस से रिलेटेड जो भी सर्विसेज होती हैं, जैसे आप घर बना रहे हो, किस्तों पे लोन ले रहे हो, या कोई भी प्रॉपर्टी वगैरह से कोई भी चीज़ें अगर इन्वॉल्व है आपकी, जिसके लिए अगेन आप बात ये कि आप बैंक को अप्रोच कर रहे हो उसके लिए, उस प्रॉपर्टी के लिए, उस हाउस के लिए, किसी भी चीज़ के लिए, ज़मीन के टुकड़े के लिए, वहाँ पर ये रेगुलेशन करता है। ठीक है, लिखा हुआ ना, इट इज़ एन एपेक्स फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कंसर्न विद हाउसिंग एंड रिलेटेड मैटर्स। तभी तो लिखा हुआ है कि ये लोकल और रीजनल लेवल पर भी एक वर्क करता है एज अ प्रिंसिपल एजेंसी, ये देखने के लिए कि जो हाउसिंग फाइनेंस इंस्टीट्यूशन जो ऑपरेट कर रहे हैं इस लेवल पर। उसके बाद मुद्रा बैंक, माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी बैंक, मुद्रा बैंक, इसको साल 2015 में सेटअप करा गया था भारत की सरकार के द्वारा, ताकि लोन प्रोवाइड करे जा सके कम रेट पर माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस को, एज वेल एज नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को, विच देन प्रोवाइड क्रेडिट टू MSMEs। समझने की कोशिश करो, 2015 में जब ये सेटअप हुआ भारत की सरकार के द्वारा, इसका मैंडेट ये था कम रेट पर लोन प्रोवाइड करना है माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस को और नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को, जो अल्टीमेटली फिर पैसा देते हैं MSMEs को। मुद्रा बैंक को सेटअप करा गया था एक स्कीम के अंतर्गत जिसका नाम था प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। मुद्रा बैंक से कौन कौन से पर्सन हैं जो एलिजिबल होते हैं बोरो करने के लिए? स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स, सर्विस सेक्टर यूनिट्स, कोई भी शॉपकीपर्स, फ्रूट्स और वेजिटेबल वेंडर्स, ट्रक ऑपरेटर्स, फूड सर्विस यूनिट्स, रिपेयर शॉप्स वाले, मशीन ऑपरेटर्स, स्मॉल इंडस्ट्रीज़, कुछ कारीगर, फूड प्रोसेसर्स और दूसरे लोग जो कि इसी तरीके के लोग जो कि रूरल एरियाज और अर्बन एरियाज में काम कर रहे हैं। यानी कि हर किसी को छोटे छोटे स्केल पे लोन दे देता था ना ये। अब इसके जो लोन की जो दरें हैं ना, इसने 3 कैटेगरी में उसको क्लासीफाई कर रखा है। 3 तरह के लोन बेसिकली निकाल के देता है कि कोई भी एक जो माइक्रो यूनिट या जो एंटरप्रेन्योर है वो कौन सी स्टेज ऑफ ग्रोथ पर है, उसके बेस पर उनको उतना लोन मिल जाएगा, यानी कि उनका स्केल ऑफ प्रोडक्शन या उनका काम धंधा कैसा है। एक है शिशु, एक है किशोर और एक है तरुण। शिशु 50,000 तक का लोन दिया जाता है इस विंडो के अंतर्गत। किशोर कवरिंग लोन्स अबव 50,000 एंड अप टू 5 लाख, 50,000 से ऊपर और 5 लाख तक। तरुण कवरिंग लोन्स अबव 5 लाख एंड अप टू 10 लाख। समझ गए? मुद्रा बैंक जो है इट ऑल्सो प्रोवाइड्स रीफाइनेंस सपोर्ट टू रीजनल रूरल बैंक्स, ताकि उनकी लिक्विडिटी जो है वो इनहेंस हो सके। और लिक्विडिटी इनहेंस हो सके तो क्या नहीं होगा उनका वेरी गुड, लिक्विडेशन नहीं होगा। RRBs अच्छे से फंक्शन कर रहे हैं, लेकिन अगर कल को पैसे का क्रंच होता है ये पीछे से पैसा इन्फ्यूज कर देगा। अब बात करते हैं लोकल एरिया बैंक्स। 1996 में एक कंसेप्ट आता है बैंकिंग सिस्टम के अंतर्गत, लोकल एरिया बैंक्स। ये इस छोटे लेवल पर प्राइवेट बैंक्स होते हैं, ठीक है, एक लिमिटेड एरिया में ऑपरेट करते हैं, चाहे वो रूरल एरिया हो, सेमी अर्बन एरिया हो, ठीक है, या कुछ 3 लगातार जुड़ी हुई कोई डिस्ट्रिक्ट्स हों।
3 कंटिग्यूअस डिस्ट्रिक्ट। इनका एरिया ऑफ ऑपरेशन बहुत लिमिटेड होता है एंड दे प्रोवाइड फाइनेंशियल इंटरमीडिएशन सर्विसेज। जो ऑब्जेक्टिव था या मैंडेट जो था लोकल एरिया बैंक को सेटअप करने के पीछे, ये बेसिकली ये था, गांव में जो लोग सेविंग करते हैं इक्की दुक्की, जो भी छोटी मोटी उनकी सेविंग होती है, उसको मोबिलाइज करना एक जगह पर लाकर, ताकि उसको रोटेट कर कर 2-4 लोगों की हेल्प करी जा सके और ये रोटेशन साइकिल जो है वो बढ़ सके। मतलब एक एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, 2-4 लोग में से वाला ये नहीं कि बहुत कम लोगों के साथ डील करता है। एंड टू मेक देम अवेलेबल फॉर इन्वेस्टमेंट इन द लोकल एरियाज। सारे लोगों के अंदर बैंकिंग हैबिट डेवलप हो, वो अपनी सेविंग्स को यहाँ पर लेकर आ रहे हैं, ठीक है, और छोटी छोटी सबकी सेविंग एक बड़ा फंड बना देगी, एक बड़ा फंड पूल बना देगी जिसको इन्वेस्ट करा जा सके लोकल एरिया में। आरबीआई की गाइडलाइन क्या है लोकल एरिया बैंक्स के लिए? अगर किसी भी पर्सन को लोकल एरिया बैंक अगर सेटअप करना है, दे शुड हैव मिनिमम कैपिटल ऑफ 5 करोड़ रुपीज़। जो भी कोई पर्सन प्रमोटर होगा लोकल एरिया बैंक का, वो कोई प्राइवेट इंडिविजुअल हो सकता है, कोई कॉर्पोरेट एंटिटीज़ हो सकती हैं, वेरियस ट्रस्ट एंड सोसाइटीज़ हो सकती हैं, जिनका मिनिमम कैपिटल कंट्रीब्यूशन जो हो वो 2 करोड़ का। मतलब लोकल एरिया बैंक में आप मेंबर जो है अगर बनाना चाहते हो किसी भी कॉरपोरेट को, किसी भी पर्सन को, किसी भी एंटिटी को, तो उनका कंट्रीब्यूशन उसमें 2 करोड़ का कम से कम होना चाहिए। उसके बाद वरना आप उनको ऑपरेटर्स की लिस्ट में नहीं रख सकते, फिर आप दिखा नहीं सकते। आरबीआई को तो आपको रिपोर्ट देनी पड़ेगी ना टाइम टू टाइम कि क्या चल रहा है, कितने मेंबर्स हैं, क्या है, ठीक है। एरिया ऑफ ऑपरेशन इनका लिमिटेड होता है टू अ मैक्सिमम ऑफ 3 जोग्राफिकली कंटिग्यूअस डिस्ट्रिक्ट। इतना ही है, 3-4 डिस्ट्रिक्ट से, 3-4 भी नहीं बोलना चाहिए मुझे, 3 डिस्ट्रिक्ट जो कि एक एरिया में कनेक्टेड हैं, बस वहाँ तक ये फैला होता है इनका काम। और इसको सेटअप करने के लिए आपको ना आरबीआई को पहले ये बताना पड़ेगा, यू शुड हैव प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग टारगेट्स। आप कौन से लोगों की ज़्यादा मदद करोगे पैसा देके उनको? जो आपके पास पूरा नेट बैंक जो क्रेडिट है उसमें से 40% जो पैसा है आपका, जो कि आपने आरबीआई के सामने जो प्रॉमिस कर रखा है कि हम लोग इस पर्पस के लिए खुले हैं, ओपन हुए हैं कि हम लोग इस सेक्टर को पैसे देंगे, जो लोग ये काम कर रहे होंगे उनको पैसे देंगे। आपको उसके अंतर्गत आपका जितना भी पैसा होगा उसका 40% उसी सेक्टर के लिए देना पड़ेगा, प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग टारगेट्स को मीट करने के लिए। 2014 में और बहुत सारे प्राइवेट इंडिविजुअल से लोकल एरिया बैंक खोल लेते हैं, क्योंकि एक तो ये प्राइवेटली ओन्ड है और 5 करोड़ का कैपिटल काफ़ी लोगों के पास होता है। एक बार उनको समझ में आ जाए ये सब ऑपरेट कैसे करता है, क्या करता है, तो बहुत सारे लोग जो ज़मींदार वगैरह होते हैं, कुछ भी होते हैं, 3-4 लोग मिलकर खोल लेते हैं ये देखने के लिए कि देखते हैं चलो प्रॉफिटेबल होता है कि नहीं होता है। 2014 में आरबीआई ने लोकल एरिया बैंक को परमिट करा था कि आप अगर चाहो तो आप कन्वर्ट हो सकते हो इनटू स्मॉल फाइनेंस बैंक्स, ठीक है। कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया प्रिस्क्राइब करा था आरबीआई ने, अगर वो मीट हो जाती है तो आप स्मॉल फाइनेंस बैंक के अंदर कन्वर्ट हो सकते हो। एग्जाम्पल क्या है लोकल एरिया बैंक के? कोस्टल लोकल एरिया बैंक लिमिटेड, कैपिटल लोकल एरिया बैंक लिमिटेड। बहुत छोटी जगह पर ऑपरेट करते हैं, आपको भी पता है, 3-4 डिस्ट्रिक्ट जुड़े हुए तो अनगिनत होते हैं, ठीक है, बस वो 2 नाम दे रखे हैं आपको। फिर हम बात करते हैं नियो बैंक्स की। नियो बैंक की ना कोई फिजिकल लोकेशन नहीं होती है, ये फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी फर्म्स होते हैं, फिनटेक फर्म्स होते हैं, जिनकी सिर्फ डिजिटल प्रेजेंस होती है एंड दे हैव नो फिजिकल लोकेशंस। ये बैंकिंग सर्विस प्रोवाइड करते हैं लाइक सेविंग अकाउंट, इंस्टेंट लोन देना, क्रेडिट कार्ड्स इशू करना, म्यूचुअल फंड्स रिलीज़ करना और एफडी की सर्विसेज देना, फिक्स डिपॉजिट की सर्विसेज देना। तो ये काम कैसे कर रहे हैं? ऑनलाइन जब ये काम कर रहे हैं, हम इन पर ट्रस्ट कैसे करें? ये सारे काम ये कर पाते हैं बेसिकली, ये पार्टनरशिप बनाते हैं
with banks that are licensed by RBI. आरबीआई ने जिस बैंक को लाइसेंस दे रखा होगा कि हाँ तुम ऐसे नियो बैंक के साथ पार्टनरशिप करके उनकी सर्विसेज को अवेल कर सकते हो, जैसे आपका एक बैंक है श्रेया, ठीक है। अब आप लोग सारा काम करते हो लेकिन म्यूचुअल फंड्स के बारे में आप कुछ नहीं जानते हो। ये एक न्यू बैंक है, मैंने बनाया है डिजिटली, मतलब मैं आपको ऑनलाइन सर्विस दे रहा हूँ कि मैम आप हमारी सर्विस ले लो, हम लोग आप ना म्यूचुअल फंड्स की अनाउंसमेंट कर दो अपने बैंक के अंदर, पूरा का पूरा मैं संभालूंगा, प्रॉफिट हम दोनों का 50-50%। आपने अपने एक्टिविटीज़ को एक्सपेंड कर लिया मेरे सपोर्ट से, मैं लेकिन कभी आपके पास आकर बैठूंगा नहीं, मैं ऑनलाइन आपको सपोर्ट करता रहूँगा। अब आप वो अलग बात है कि मुझसे डीलिंग कर सकते हो, हम दोनों की पर्सनल मीटिंग हो सकती है, हम डिस्कस कर सकते हैं कि कैसे ऑपरेट करना है, लेकिन मैंने आपको ये बोला कि यार मैं तो ग्वालियर में बैठा हुआ हूँ, मैं तो अपने घर पे बैठा हुआ हूँ, आपका बैंक का नाम है, आप उसके अंतर्गत मेरी सर्विस ले लो और ये अनाउंस कर दो कि आपका बैंक ये नई सर्विस स्टार्ट कर रहा है, पीछे से मैं आपको सपोर्ट, टेक्निकल सपोर्ट देता रहूँगा उस चीज़ के लिए, ठीक है। न्यू बैंक्स टिपिकली ऑब्टेन इन्वेस्टमेंट एडवाइजर लाइसेंसेस, इस तरह की चीज़ें करने के लिए, सच एज वेल्थ मैनेजमेंट, ठीक है। ये जो लोग नहीं होते जैसे जो बैंकों की साइड से देते फ़ोन करते हैं, मैम आपको लोन चाहिए इतने का या ये चाहिए, आप क्रेडिट कार्ड बनवाना चाहते हैं, ऐसा करवाना चाहते हैं, लिमिट बढ़वाना चाहते हैं, ठीक है, आप इस चीज़ में इन्वेस्ट करना चाहते हैं क्या, हमारा एक बहुत अच्छा म्यूचुअल फंड निकला है, अगर आप इसमें पैसा आज इन्वेस्ट करो तो 10 साल के अंदर वो आपको अच्छे रिटर्न दे सकता है, ठीक है। तो दे यूजली फॉर्म अलाइंसेज विद स्मॉल फाइनेंस बैंक्स या स्मॉल स्केड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स। आगे ना वो वाली बात कि आपका एक बैंक है जो ऑलरेडी ऑपरेट कर रहा है, बस आप जो सर्विसेज नहीं कर रहे हो इनसे आपने अवेल कर ली, और धीरे धीरे कर कर ये इंडियन मार्केट में बढ़ते चले जा रहे हैं। राइटर ये बोल रहा है, इसके बेनिफिट क्या होते हैं, इनके कुछ ज़्यादा खर्चे नहीं होते, बिकॉज दे आर वेरी मोबाइल, रिलाइंग ऑन टेक्नोलॉजी, खर्चे कट हो जाते हैं और यूज़र फ्रेंडली एक्सपीरियंस होता है कि इंस्टेंट लोन जैसे आपको ऑनलाइन सब कुछ अप्लाई करके मिल जाता है, कोई भी डॉक्यूमेंट वगैरह है उन्होंने एक्स्ट्रा बोला कि ये चीज़ रिक्वायर्ड है, आप अपने एलमीरा से निकाल के दे दो कि फटाफट आप घर ही में तो हो। फिजिकली बैंक में जाने का क्या होता है, दोबारा घर लौट कर आपको आना पड़ता है, तो आप फ्रस्ट्रेट होते हो, और बैंक वाले फिर एक ही बार में कोई चीज़ नहीं बताते, आपकी ये भी कंप्लेन होती है। बड़े सारे न्यू बैंक्स की रिसेंटली स्मॉल बैंक्स के साथ पार्टनरशिप हमारे देश में हुई, जैसे चाहे वो स्मॉल फाइनेंस बैंक्स हों या फिर स्मॉल शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स हों, एंड दे ऑफर ग्रेटर इंटरेस्ट रेट्स ऑन सेविंग अकाउंट। जितना नॉर्मल बैंक आपको नहीं दे पाते आपकी डिपॉजिट पर इंटरेस्ट, सेविंग अकाउंट है आपका किसी बैंक के अंदर, आपको अच्छे खासा इंटरेस्ट यहाँ पर मिल जाता है। किसी भी बैंक की मदद कर सकते हैं टू हेल्प देम एनालाइज एंड ट्रैक द स्पेंडिंग, के कितना खर्चा कहाँ हो रहा है, क्या आप नेट प्रॉफिट में हो नेट लॉस में हो, इश्यूज क्या इसके साथ इन्वॉल्व, एक तो ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या जैसा कि इसका नाम है फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी के साथ जुड़े हुए फर्म्स होते हैं, इनकी वर्किंग कभी कभार काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होती है। बात सबसे बड़ी आती है राइट टू प्राइवेसी की। डेटा आर्किटेक्चर अगर इनका वीक है और अगर डेटा लीक हो गया तो सिटीजन्स के फंडामेंटल राइट टू प्राइवेसी ब्रीच हो सकता है। कभी कभार ये टेक्नोलॉजिकली भी ऑपरेट करते करते इतने सारे सॉफ्टवेयर्स और इन सब चीज़ों को यूज़ करते हैं कि इनको अपने आप को मैनेज करने की जो कॉस्ट है वो काफ़ी ज़्यादा आ जाती है एज़ कम्पेयर टू जितना इनके पास रिटर्न आ रहा है, प्रॉफिट आ रहा है। अब ये ऑनलाइन काम कर रहे हैं तो दे हैव ऑर्गेनाइजेशनल रेजिस्टेंस, कोई पर्सन अप्रोच नहीं कर सकता, कोई दिक्कत हो जाए तो ऑनलाइन फैसिलिटी अवेलेबल है, कोई ब्रांच नहीं है कहीं जाने के लिए। और फिर कुछ के साथ दिक्कत ये है कि वो जो टेक्नोलॉजी नई नई आती चली जा रही है उनके साथ कदम से कदम मिलाकर नहीं चल रहे हैं। जैसे लेटेस्ट अभी टेक्नोलॉजी फील्ड में क्या महारत है हमारे देश में, क्या चल रहा है अभी आजकल, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वेरी गुड, डेटा साइंस एंड रोबोटिक्स। अब तो मेरे ट्रेडिंग में भी ये चीज़ हो गई है, पता है श्रेया, कि रोबो ट्रेडिंग आ गई है अलग अलग ऐप्स में।
हाँ वो तो चलो वो भी है, लेकिन रोबोट ट्रेडिंग भी आगे की, जैसे अगर मैं रोबोट को अगर वो दूंगा, एक्यूरेसी उसकी भी 100% नहीं होती है, लेकिन जो मैंने करके देखा 90% टाइम्स वो सक्सेसफुल ट्रेड निकाल कर दे रहा है। लगा के आप छोड़ दो, वो अपने आप ट्रेड करता रहेगा, हिस्टोरिकल डेटा उठाकर, हाँ वो वही करता है। और 10% फेल की हो जाती है क्योंकि जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं, जो कि ये वेल्स वगैरह होते हैं, ये थोड़ा सा मैनिपुलेट कर देते हैं कभी कभार। उस केस में फिर 10% टाइम्स लॉस हो जाता है, लेकिन नेट पर्सन ओवरऑल मतलब प्रॉफिट में रहता है डे के एंड में। तो इस डिस्कशन में दोस्तों फिलहाल लेते ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन। नेक्स्ट टॉपिक हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एनबीएफसी से रिलेटेड, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज। थैंक यू वेरी मच।